Hello everyone, I again welcome you all in this third lecture of our chapter Mathematics in Physics, Foundation for JEE. In this lecture, we are gonna understand the importance and the uses of differential calculus as far as the physics is concerned. So, चैप्टर बहुत ही मतलब नया रहेगा बिकॉज आप लोग 10 तक इसको नहीं कवर करते हैं, तो आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट जो मैं आपको बोल रहा हूँ क्लास के टाइम पे उस पर आप ध्यान दें, और जो क्वेश्चंस हम लास्ट में कुछ प्रैक्टिस करेंगे उनको आप भी पहले ट्राई करें, फिर सॉल्यूशन देखें और बाद में इसको रिवाइज करें, एंड ये ख़त्म होते तक आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट। सो अगर बात करें डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल मतलब कि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, कैलकुलस मतलब ये सारी चीज़ें हैं ना। कैलकुलस आपको क्या होता है, ये सब मैथ्स की बातें हैं। कैलकुलस में आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब चीज़ें आती हैं। अब देखो ध्यान से, आप पहले ये समझिए डिफरेंशिएशन क्या होता है ना। डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल कैलकुलस, तो डिफरेंशियल कैलकुलस इज़ ऑल अबाउट डीलिंग विद चेंज चेंज इन एनीथिंग, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा कि इसी चेंज को हम जब इंटीग्रेट करेंगे, छोटे छोटे चेंज इकट्ठे करके, तो उसको इंटीग्रेशन में हम इंटीग्रल कैलकुलस बना देंगे, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो डिफरेंशियल मतलब जैसे नाम से दिख रहा है, कुछ डिफरेंस की बात हो रही है ना। इट्स ऑल अबाउट चेंज, है ना। और चेंज का क्या है, देखो ये हमें बताता है कि हाउ अ क्वांटिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, है ना। यही हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में, है ना। तो फॉर एग्जांपल समझने के लिए देखो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत सिंपल है। जैसे मान लो आप चल रहे हो, है ना, तो दो लोग चल रहे हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं एक थर्ड पर्सन है जो इसको एनालाइज कर रहा है इन दोनों को चलते हुए, और वो ऐसे देख रहा है कि ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, और बोले कि दोनों ने 30 किलोमीटर चला, कितना, 30 किलोमीटर चला, ठीक है। तो ये बोलेगा वाह यार, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, या मतलब बराबर मेहनत करी होगी, ये वो, है ना। बट अब देखो ध्यान से, अब मैं इसमें अगर एक छोटी सी चीज़ डाल दूँ कि लेकिन इसने वो 30 किलोमीटर, इस वाले इंसान ने वो 30 किलोमीटर एक आवर में कवर किया, कैसे भी करके, और इसने 3 आवर लगा दिए हाइपोथेटिकली। तो अब थोड़ा और मतलब डिटेल में हो गया ना कि ये जो बंदा है इसने इस चीज़ को जल्दी जल्दी कवर किया होगा, ठीक है। तो ये जो जल्दी कवर करना है कि किस तरह से डिस्टेंस तो कवर की, बट फास्ट की, स्लो की, चेंज किस तरह से हुआ डिस्टेंस में, वो सब चीज़ें हम यहाँ देखते हैं। और इसको आप ऐसे भी जानते हैं, इसको हम कैसे देखते हैं, स्पीड, है ना। अब स्पीड से रिलेटेड एक और चीज़ वेलोसिटी, वो सब हमारा नेक्स्ट चैप्टर में होगा। अभी के लिए आप जो 9th-10th का जो आपका बेस है, वैसे आप वेलोसिटी शायद 9th में पढ़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, बट जहाँ काम आएगा हम आगे देख लेंगे, है ना। अब कुछ और चीज़ें भी होती हैं। अब लाइक स्पीड भी चेंज हो सकती है। आप गाड़ी में चलते हैं ना, आप गाड़ी में मान लो एक कार में है, तो आपके पास एक चीज़ होती है एक्सलरेटर। क्या होता है, एक्सलरेटर पैडल होता है। उसका क्या काम होता है, जैसे ही आप उसको दबाते हो, पुश करते हो, आपकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। मतलब गाड़ी आपकी पहले धीरे धीरे चल रही थी, ठीक है, अब क्या होगा, वो बहुत फास्ट मूव करना शुरू कर जाएगी। तो आपने क्या किया, पहले आप मान लो 3 किलोमीटर पर आवर में कवर कर रहे थे, वो थी आपकी स्पीड कि कितने किलोमीटर पर आवर में। अब आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, आप 6 किलोमीटर पर आवर कवर कर रहे हैं। तो ये जो स्पीड बढ़ाने की प्रोसेस है, स्पीड को चेंज करना, और क्योंकि बढ़ाई है इसलिए एक्सलरेशन, अगर घटाते तो डी एक्सलरेशन, या उसके लिए कौन सा पैडल होता है आपके पास गाड़ी में, ब्रेक का, किसका, ब्रेक का, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपका जो चेंज हो रहा है ना, इस सबको हम किस में पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन में, है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस में। सो डिफरेंशियल कैलकुलस का क्या फ़ायदा है, इट गिव्स अस अ टूल टू डील विद चेंज, किसी चीज़ में कैसे चेंज हो रहा है। अब जितना छोटा चेंज देखेंगे उतना ही हम क्लोजर होंगे किसी इंस्टेंट पे चेंज के। मतलब अब देखो 3 दिन में चेंज देखूं, 3 डेज, या 2 दिन में, या अभी 1 सेकेंड में, या मिली सेकेंड में, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एवरेज सा आइडिया लग रहा है कि 3 दिन में चेंज हुआ होगा, बट डेप्थ में नहीं पता कि हर एक दिन में कितना। तो डेप्थ में जाने के लिए 2 दिन, फिर 1 दिन। अब जब मैं बहुत छोटे से पोर्शन में चला जाऊंगा किसी भी क्वांटिटी के,
तो मैं ये बोलूँ कि हाउ अ क्वांटिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी में जो चेंज है उसके, तो अनदर क्वांटिटी में चेंज मान लो बहुत बड़ा है, उसके हिसाब से इसमें कितना बड़ा चेंज आ गया वो तो फिर भी डेप्थ में नहीं पता है, बट मैं मान लो क्वांटिटी को थोड़ा शिफ्ट करूँ, ये आपको समझ आना चाहिए कि जब आप बहुत छोटा छोटा चेंज करके चेक करते हो तो क्या होता है, आपकी अपना जो भी कैलकुलेशन है उसको आप एक्यूरेट वैल्यू की तरफ को अप्रोच करवा रहे हो, तो यही अप्रोच होती है ना। तो अब आगे चलते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूँ डेफिनेशन की, ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ समझ आना चाहिए। एक चीज़ होती है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इस ग्राफ के लिए मैं बता रहा हूँ। देखो ये सिंपली ये है, देखो अब हमने पिछली क्लास में ग्राफ्स क्यों पढ़े थे, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज डिपेंडेंट ऑन वैल्यू ऑफ x, है ना, ये आउटपुट है ये इनपुट है। अब क्या होगा, जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करूंगा y के पॉइंट्स प्लॉट होंगे, उस तरह से लाइन बनेगी, कर्व बनेगी। अब क्या होगा, अब मैं इस लाइन कर्व जो बन रही है इसमें ये देखना चाहूँ कि जैसे जैसे मैंने x की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाई, तो x y की वैल्यू पहले यहाँ थी, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, तो कर्व कैसे चेंज हो रही है, वो जो चेंज है ना उसको डिफरेंशिएशन से बता सकता हूँ मैं, कि मैंने मेरे y की वैल्यू, जैसे आपका y क्या है, एज अ फंक्शन ऑफ x है ना, आउटपुट किससे आ रही है, इनपुट से आ रही है, तो मैंने इनपुट में कितना चेंज किया कि आउटपुट आपका उसमें कितना चेंज आया, ठीक है। तो ये इनपुट में चेंज आउटपुट में चेंज, इसको रिलेट करने के लिए इसका यूज करेंगे डिफरेंशिएशन। मतलब कि यहाँ पे आउटपुट क्या है y, तो आउटपुट में कितना चेंज आया, स्मॉल चेंज इन y, है ना। अब देखो या तो मैं, ये ग्राफ है, इस पूरे चेंज को देख लूँ, इस पॉइंट और इस पॉइंट लास्ट के, तो वो तो फिर आपका बीच का नहीं ना पता चलेगा, बट मैं इसको और ज़्यादा छोटा करूँ, और ज़्यादा छोटा इंटरवल करूँ, और इतने छोटे से चेंज को मैं देखना चाहूँ, बहुत छोटा, इतने मिली सेकेंड से वो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका इंस्टेंट पे चेंज दे देगा, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज। अब देखो ध्यान से, बहुत छोटे से छोटा मतलब कि मैं एक्यूरेसी की तरफ जा रहा हूँ, तो y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ x, आप इनपुट में जैसे चेंज किया उसमें आउटपुट में कितना चेंज आया, मतलब कि चेंज इन वैल्यू ऑफ y पर यूनिट चेंज इन वैल्यू ऑफ x। अब ये यूनिट हमने यहाँ पे बहुत छोटा कर दिया है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस चेंज इन वैल्यू ऑफ x। क्या ये समझ आता है, ठीक है। तो अब कुछ नहीं होता है, ये y x, देखो अब यहाँ पे ग्राफ y और x में है, तो ऑब्वियसली x की वैल्यू से y की वैल्यू डिफाइन होती है, आपको पता है। अगर ग्राफ होता मान लो t और किसी, अब x में वो यहाँ होता, तो अब आप जब x आउटपुट हो गया अब, और ये कन्वेंशनल हम जो लिखते हैं, आपका ये x एक्सिस के अलॉन्ग जो t है, अब टाइम को डिनोट कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना, तो ये तो चेंज कर सकते हैं हम, तो ये इनपुट हो गया। अब क्या होगा, आउटपुट बाय इनपुट, चेंज इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट। अब आपका जो ये पैरामीटर आएगा ये ऐसे आएगा डी एक्स बाई डी टी, है ना। तो ये कोई फिक्स नहीं होता कि डी वाई बाई डी एक्स ही लिखे आप कंडीशन के हिसाब से आपको देखना आना चाहिए किसी एक ये सिंपली ऐसे याद रखो, दिस इज चेंज इन डिपेंडेंट वैल्यू या आउटपुट, डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बाकी तो ये मैथ्स में बहुत अच्छे से डील करेंगे, अभी आपको इतना आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं। अब देखो कर्व कैसे चेंज होती है, कर्व मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ आपका जो दिया हुआ है ये कैसे चेंज हो रहा है। अब ये फास्ट फास्ट चेंज हो रहा है, स्लो स्लो चेंज हो रहा है, वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, बहुत ही आराम से चेंज हो रही है, या बहुत ऐसे फास्ट चेंज हो गई है ना, ऐसे, मतलब ये आपका अगर एक्स वाई है, बहुत वैल्यू आराम आराम से बढ़ रही है, या एकदम से बढ़ गई सीधे ही छोटी सी एक्स की वैल्यू के लिए। तो वो जो आपको लग नहीं रहा, पिछले कल क्लास में हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा हुआ था, लाइक कि ऐसे सडनली चेंज होना, उसको किससे रिलेट करते हैं, स्लोप से, किससे, स्लोप से। तो कर्व में जो ये किसी पॉइंट पे कैसे चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, कैसे शिफ्ट हो रही है वैल्यू, उस शिफ्ट को देखने के लिए जो पॉइंट पे आप अगर एक देखो, स्लोप तो आपका एंगल देखेंगे, अब एंगल कर्व तो मतलब डायरेक्ट आपको, तो उस पॉइंट पे आपको अप्रोक्सीमेटली देखो, आप उस कर्व को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो, इतने पोर्शन इतने पोर्शन, जैसे जैसे आप और छोटा कर दोगे तो कहीं ना कहीं उसको आप अप्रोक्सीमेटली अगर एक जूम करके देखो, तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे कंसिस्टेंटली लाइन बन रही हो, है ना। तो आप छोटे से पॉइंट से लाइन जो पास करेंगे, उसका जो भी एंगल आपका एक्स एक्सिस के साथ, वो चाहे यहाँ देखो लाइन को एक्सटेंड करके थीटा,
चाहे यहाँ देखो, ये तो आपको पता ही है ना, ये तो आप 9th 10th में पढ़ा, ये एंगल इक्वल होंगे। अब थीटा ये, अब ये थीटा जो है, ये जो इस पॉइंट पे टेन इसका देगा, वो क्या देता है आपको, स्लोप, कि कर्व कितना शार्पली टेंड हो रही है। अब खुद सोचो, अगर ये कर्व बिल्कुल ऐसे होती यू, तो ये स्लोप कैसे होता है, ये देखो बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर अब्रप्ट, तो ये क्या होता, स्लोप क्या होता है इस पॉइंट पे, टेन थीटा। और क्योंकि एंगल कितना होगा, देखो अगर ऐसे परपेंडिकुलर है तो एक्स एक्स के साथ एंगल क्या बनाएगी, ये टेंजेंट, टेन नाइन्टी। टेन नाइन्टी क्या होता है, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी मतलब कि बहुत अब्रप्ट चेंज, देखो पूरी लाइन ही मुड़ गई वापस, चेंज बिल्कुल रिवर्स हो गया, पहले वैल्यू बढ़ रही थी अब सीधे मतलब वापस चली गई। ठीक है, क्या ही समझ आता है। तो ये बहुत, देखो आपको इसमें मैथमेटिकल एस्पेक्ट में नहीं जाना है डिटेल में, और एक्चुअल मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस वो सब हम मैथ्स में करेंगे। आपको फिजिक्स में जितने से काम होता है वही मैं बता रहा हूँ, है ना। अप्रोच हमारी सब्जेक्ट स्पेसिफिक होनी चाहिए। आपका अगर देखो कॉन्सेप्ट्स तो अच्छी बात है, बट उसके अलावा ज़्यादा इधर उधर भी नहीं भटकना है। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको एग्ज़ाम के सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि अगर मैं आपको एक बहुत, देखो बहुत ही ये कंजर्वेटिव सा पॉइंट ऑफ व्यू लगेगा, बट देखो ना, आप 11th 12th में कितना भी पढ़ लो, बट यू कैन नेवर हैव दैट प्रिविलेज टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन एक्चुअल डेप्थ। क्यों? क्योंकि जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपने मान लो कोई अगर कंप्यूटर साइंस लेगा, कोई अगर ईसी लेगा, कोई अगर ई लेगा, कोई अगर आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स लेगा, कुछ भी, है ना, कोई केमिकल लेगा, कोई सिविल लेगा, कोई इलेक्ट्रिकल लेगा, तो ये सब चीज़ें जो आप लोगे वहाँ पे आप इसको डेप्थ में पढ़ना शुरू करोगे असल में। अभी तो आपका काम है सिर्फ एक एग्ज़ाम क्लियर करना, ठीक है, जेई हो गया या जिसका नीट होगा उसके लिए नीट हो गया। तो अभी अगर आप पीएचडी करने लगोगे ना, तो आप 5 साल में पीएचडी तो कर लोगे, बट आप कॉलेज नहीं पहुंचोगे अपने ड्रीम कॉलेज में। और हो सकता है कि जो आप 5 साल खुद पीएचडी करके नॉलेज इकट्ठा करते हो, वो जेई जेई करने बाद कॉलेज में आपको 2 महीने में मिल जाए अच्छे अच्छे प्रोफेसर से। तो इसीलिए क्या होता है कि कई बार ना अपना ध्यान, मन जो होता है बड़ा चंचल होता है, इसको भटकने नहीं देना है। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द कंस्ट्रेंट्स, है ना, कि आपका सिलेबस कितना कन्फाइंड है। तभी तो एक एक पॉइंट दिया होता है। सिलेबस की जो पीडीएफ आती है वो यूजलेस थोड़ी ना होती है ना। तो आपको थोड़ा ये भी ध्यान रखना है। अब देखो ध्यान से आगे बढ़ते हैं। ये तो नॉर्मल, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो डी वाई बाई डी एक्स होता है, ये जो डी बाई, ये जो डी बाई डी ऑफ, मतलब मैं इसको ना जनरलाइज कर देता हूँ, इनपुट, ये जो होता है इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये डी बाई डी समथिंग, है ना, ये सिंपली दिखाता है स्मॉल चेंज, है ना, स्मॉल चेंज, है ना। अब देखो डिफरेंशियल ऑपरेटर, अब आपको ध्यान रखना है, तो ये क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स इज डिफाइंड एज द इंस्टेंटेनियस, क्या बोला मैंने, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। अगर मैं जनरलाइज कर दूं तो y को मैं आउटपुट मान लूँ, x को मैं इनपुट मान लूँ, या डिपेंडेंट वेरिएबल मान लूँ, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लूँ, ताकि क्या होगा आगे अगर ऐसा हो जाए ना डी एक्स बाई डी टी, तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये तो डी वाई बाई डी एक्स, नहीं, डी वाई बाई डी एक्स फिक्स नहीं है, ग्राफ के हिसाब से होता है। y, अगर y और x में ग्राफ है तो y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है कर्व की। अगर x और t में होगा, अगर y और थीटा में होगा, तो आपको हर जगह पे लिखना आना चाहिए डी वाई बाई डी थीटा। हाँ, बस आप ये है कि याद रख सकते हो कि जनरली वर्टिकल बाई हॉरिजॉन्टल, आउटपुट बाई इनपुट, क्योंकि आउटपुट हम यहाँ दिखाते हैं ना जनरली, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो बस आगे चलते हैं। तो हमने क्या करा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इसको समझा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो y है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, ये y ये x, ये कर्व बन रहा होगा, x की वैल्यू चेंज कर रहे हो, उससे y की वैल्यू निकल रही है ना, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, ये सिंपली देता है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो अब देखो ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स आपको बताता है हाउ वैल्यू ऑफ y या आउटपुट इज चेंजिंग विद चेंज इन वैल्यू ऑफ इनपुट। क्या है यहाँ पे इनपुट, फंक्शन की इनपुट क्या है, x है ना, x की वैल्यू डाल रहे हैं ना। देखो y इज अ फंक्शन ऑफ x का क्या मतलब होता है कि भाई y की जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड करती है, x का काम है, x का फंक्शन है। इसको एक मशीन मान लो, ये मशीन क्या है, ये एक फंक्शन है, इसमें आप x की वैल्यू डालो, ये आपको y की वैल्यू दे देगा, ठीक है।
तो आपने एक ऑपरेटर बना दिया, उस ऑपरेटर का क्या काम है, ये आपका डी, इस फंक्शन को आपने डिफाइन कर, प्रोग्रामिंग वगैरह जब पढ़ेंगे आप आगे, तो मैं उसको आपको थोड़ा ना इंटरेस्टिंग कर रहा हूँ। जैसे फंक्शन मैं यहाँ पे प्रोग्राम कर दूँ, कोड बना दूँ कि फंक्शन जो है आपका दैट शुड डू, जो भी हम उसको वैल्यू दें इनपुट, उसको वो डिफ्रेंशिएट कर दे, है ना। तो ये सब है ना, तो आपको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या था कि डी वाई बाई डी एक्स सिंपली गिव्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई एट एन इंस्टेंट, मतलब छोटे से छोटे इंस्टेंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स में चेंज, है ना। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ, ये कर्व है अगर वाई और एक्स में, तो इस पॉइंट पे क्या चेंज है, इस पॉइंट पे क्या चेंज है, हर इंस्टेंट पे चेंज बताएगा। तो चेंज कैसे पता, कर्व का चेंज कैसे पता चलता है कि कर्व शिफ्ट कैसे हो रही है, वो तो स्लोप है ना, इसीलिए। तो ये m स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट अ पॉइंट, और थीटा क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे थीटा कैसे निकालोगे, इस पॉइंट पे थीटा कैसे होगा, इसको छोटी सी पॉइंट पे आप इसको बढ़ा दो, इस पॉइंट का जो भी टेंजेंट होगा उसका थीटा जो होगा एक्स एक्सिस के साथ प्लस एक्स के साथ, उसका टेन थीटा, ये तो मैंने बताया था, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हमें क्या पता होना चाहिए, ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस, ये जो डी वाई बाई डी एक्स होता है, दिस इज टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व, है ना, स्लोप ऑफ कर्व। तो ये आपका एक ब्यूटीफुल सा कनेक्शन हो गया कैलकुलस और ज्योमेट्री में, है ना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, चाहे तो आप इसको नोट डाउन करके लिख लो। फर्स्ट, अभी अभी मैंने बताया जो डी वाई बाई डी एक्स होता है, ये आपका होता है रेट मेजरर। क्या करता है, ये रेट को मेजर करता है, किस तरह से कोई वैल्यू चेंज हो रही है, वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू के साथ कैसे चेंज हो रही है ना। इट टेल्स यू द it tells you the rate at which y is changing with respect to x, ठीक है। फर्स्ट तो ये था। सेकंड पॉइंट आप ये रख सकते हैं, तो अगर मान लो डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, अब देखो अगर मैं इसको अभी एक सेकंड के लिए इग्नोर करूँ, कोई न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर वाली टर्म अगर पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव आने के क्या क्या केस हो सकते हैं, या तो ये पॉजिटिव बाई पॉजिटिव हो तब पॉजिटिव आ सकती है, या तो ये नेगेटिव बाई नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव आ सकती है, आपको पता है ना, ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था। अब देखो ध्यान से, क्योंकि ये लगाओ ना आप सारे रूल्स, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे, अगर मान लो, तो ये कब हो सकता है कि आपका इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि रेट आपका इंक्रीज हो रहा है फंक्शन वाई, जैसे जैसे आप एक्स, मतलब इसका मतलब होता है क्या है, सिंपल सामने जो देखा था ना, कि अगर आप एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो न्यूमरेटर में आप डी एक्स, एक्स में चेंज क्या हो रहा है, डी एक्स क्या बताता है, चेंज इन एक्स, उसकी जो वैल्यू होगी उसका साइन क्या होगा, अगर मैं एक्स की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, तो चेंज इन एक्स इज पॉजिटिव, तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो ऊपर क्या आना चाहिए, यह ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर चेंज इन एक्स में घटा रहा हूँ, एक्स को घटा रहा हूँ, ये कभी नहीं सोचते लोग, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर मैं नेगेटिव कर दूँ तो ये फिर भी पॉजिटिव बनाने के लिए अगर मैं ऊपर भी नेगेटिव कर दूँ तो क्या पॉजिटिव हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि दोनों में सेम टाइप ऑफ चेंज, कैसा, सेम टाइप ऑफ चेंज, अगर डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो है। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स लेस देन जीरो है तो रेट कैसा है, डिक्रीज कर रहा है चीज़, है ना। डिक्रीज करने के लिए मतलब कि आपका एक्स बढ़ाओ तो वाई घट रहा है, तो अब देखो एक्स बढ़ाओ तो वाई घट रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन एक्स घटाओ तो वाई बढ़ रहा है, तो ये क्या ऑपोजिट रिलेशन है, कैसा है, ऑपोजिट, है ना। तो बस आपको ऐसे याद रखना है, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसे याद रखो कि आपका एक्स और वाई में कैसा रिलेशन है, ठीक है, इनपुट और आउटपुट में कैसा रिलेशन है, इनपुट बढ़ा रहे हो तो आउटपुट घट रही है, और इनपुट घटा रहे हो तो आउटपुट बढ़ रही है, तो इसका मतलब जो डी वाई बाई डी एक्स है दैट इज लेस देन जीरो, मतलब कि कंप्लीट ऑपोजिट रिलेशन है इन दोनों के, आपका जो भी आपका बिहेवियर है, चेंज का बिहेवियर है ना उसमें। नेक्स्ट, अच्छा ये आपका कुछ फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए डिफ्रेंशिएशन के लिए, देखिए आपने ये याद रखने हैं, बट ट्राई कीजिए, मैं आपको जो जो समझा सकता हूँ वो आपको साथ साथ में समझाता जाता हूँ। सबसे पहले देखो, अगर आपको दिया है किसी कांस्टेंट, क्या बोला है, सबसे पहली चीज़ है इफ़ सी इज सम कांस्टेंट, कोई आपको कांस्टेंट मतलब 2 3 4 -4 2.50, कोई ऐसा नंबर जो चेंज नहीं हो रहा, जिसकी वैल्यू फिक्स है, उसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे हम एक्स ही मानेंगे, वाई और एक्स ही ले रहे हैं,
अदरवाइज ये कुछ भी हो सकता है, टी जेड, है ना। तो चेंज देखो तो आप कॉमन सेंस लगाओ, इसमें कोई याद रखने की चीज़ नहीं है। अब जब मैंने बोल दिया कि वो चीज़ कांस्टेंट है, तो क्या वो चेंज हो रही है कभी? आप चाहे इनपुट कितना भी चेंज करो, अगर मैंने बोल दिया कि ये कांस्टेंट है, मतलब कि आपका कर्व ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल, तो चाहे एक्स यहाँ रखूँ यहाँ रखूँ, वैल्यू फिक्स है, वाई की वैल्यू फिक्स कर दी मान लो 3। अब देखो ध्यान से, तो कांस्टेंट 3 फिक्स कर दिया मान लो मैंने, तो अब मैं एक्स में चाहे चेंज करूँ, बढ़ाऊँ घटाऊँ, ये चेंज तो हो नहीं रहा, तो चेंज क्या आया? ज़ीरो आया ना। तो यही इसीलिए कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी के भी रिस्पेक्ट में ज़ीरो। ठीक है, फर्स्ट आपको क्लियर हो गया। अब अगर कांस्टेंट किसके साथ मल्टीपल में हो, फॉर एग्जांपल ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इफ वाई इज सी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू सम एक्स, है ना। तो आप क्या करोगे, डी ऑफ वाई बाई डी एक्स, ठीक है, तो कांस्टेंट को आप बाहर ले सकते हो, मल्टीपल में ही है, तो अंदर क्या आएगा, डी एक्स बाई डी एक्स, मतलब ऐसा कुछ, है ना। तो ये तो क्या है, एक्स का चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स का चेंज, ये तो वन ही आएगा, तो सी इंटू वन सी, तो ये आ गया, ठीक है, सी इंटू एक्स। अब सी इंटू यू हो, और ये यू फिर एक फंक्शन ऑफ एक्स हो, लाइक सी एक्स स्क्वेयर ऐसे, है ना। तो वो, तो ये आप ना मैं आपको ये डिटेल में समझाता हूँ आगे, अभी यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप बस इन फॉर्मूलाज को एक बार देख लो कैसे हैं, है ना। फिर हम इसको ना मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, एक करके आगे, है ना, खाली पेजेस पे। ठीक है, समझ आता है, इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आप इसको फिर अपने नोट्स में लिख लेना, सेम इनको भी लिख के रख लो, है ना। मैं इसको आपको यहाँ समझाता हूँ, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा था, अगर आपको किसी कांस्टेंट सी को डिफरेंशिएट करना हो, ठीक है, तो डी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स या समथिंग, चेंज ही नहीं हो रहा, तो क्या होगा, चेंज जीरो होगा, फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेकंड फार्मूला आपका था डी बाई डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट इन मल्टीपल टू एक्स, है ना। तो ये क्या होगा, कांस्टेंट बाहर ले लो, डी एक्स बाई डी एक्स, ये तो वन, है ना। चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो वन वन यूनिट से ही चेंज होगा ना, एक्स में वन यूनिट का चेंज करोगे तो आपका ऊपर वाली वैल्यू भी वन यूनिट से चेंज होगी, तो ये तो वन आया, तो सी इंटू वन क्या आ गया, सी। थर्ड, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, और इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं, डी ऑफ थ्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर वैल्यू थ्री है, थ्री को डिफ्रेंशिएट, क्या चेंज होगा, थ्री तो चेंज नहीं होगा ना, फिक्स हो गया, तो ये जीरो। अगर मान लो आपके पास सेवन एक्स दिया हो, सेवन एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, डी ऑफ सेवन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सेवन बाहर ले लो, डी एक्स बाई डी एक्स, तो सेवन कितना आया, सेवन। क्या ये समझ आता है, इजी है। नेक्स्ट, अगर आपको कांस्टेंट के साथ मल्टीपल दिया हो, लेकिन अब ये एक्स ना हो के सिंपल सिंगल वेरिएबल ना हो के फंक्शन ऑफ एक्स हो, उसको मैं यू मान लेता हूँ चाहे तो, है ना। तो आप क्या करते हो, डी ऑफ सी इंटू यू, यू आपका फंक्शन ऑफ एक्स है फर्दर, जी सी इंटू यू है, यू आपका कुछ एक्स स्क्र एक्स क्यू कुछ ऐसा फंक्शन है पूरा, सिंगल सिंगल वेरिएबल नहीं है एक्स, है ना। तो आप क्या करोगे, फिर से सी बाहर, अब ये आप डी यू बाई डी एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, क्योंकि सिंगल वेरिएबल एक्स नहीं है, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल ना मैं आपको आगे दूंगा, क्योंकि अभी आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता, है ना। तो आप पहले चौथा पॉइंट देख लो। अब अगर आपका फंक्शन इस फॉर्म है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, आपको डिफ्रेंशिएशन पूछा है कि y और x में चेंज, अच्छा ये भी आपको चेक करना आना चाहिए कि क्या ये डिफ्रेंशिएट हो भी पाएगा। देखो y को आपको x में चेंज करके डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप तभी कर पाओगे ना जब y फंक्शन ऑफ x होगा, अगर y फंक्शन ऑफ t हुआ तो आप x में कितना ही चेंज कर लो, तो पर y तो आपका x से डिपेंड कर ही नहीं रहा, लाइक मान लो आपको y दिया हुआ टी क्यूब, है ना, और आपको बोला है डी वाई बाई डी एक्स, तो x के रिस्पेक्ट में चेंज देखना है, बट इनपुट तो इसकी t है, तो ये तो अजीब सा है ना, तो इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ और देखना पड़ेगा, ठीक है, वो बाद में करेंगे हम। तो आपको ये देखना आना चाहिए कि क्या ये इजीली हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यहाँ पे सिंपली क्या होता है, पावर आगे आ जाती है n इंटू एक्स, और जो x की पावर है वो एक से कम हो जाती है, तो ये होता है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेंगे हम, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, पूछा है बताओ डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो क्या करो, डी वाई, वाई क्या है, एक्स क्यूब बाई डी एक्स, ठीक है, क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, एक्स क्यूब का पावर थ्री, थ्री आगे आ गया, इंटू एक्स, थ्री माइनस एन माइनस वन, पावर माइनस वन, तो थ्री एक्स स्क्वेयर हो गया, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। क्या ये समझ आता है, आगे चलते हैं। अच्छा, और एग्जाम्पल समझते हैं। कई बार मान लो आपका सिंपल ऐसे ना दे के एक्स की पावर एन, कई बार ऐसे दिया हो सकता है, मान लो ए एक्स प्लस बी की पावर एन, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इसको ना चेन रूल की तरह समझा सकता हूँ मैं, बट
मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक तो क्या वैसे लॉजिक है, ये देखो, आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ दी हो फंक्शन, आपको उसको डिफरेंशिएट करना है एक्स या जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, वी के रिस्पेक्ट में, कोई भी मतलब रैंडम वेरिएबल, आप उसको तब तक डिफरेंशिएट करते जाओ जब तक आपके पास अगर एक्स में है तो डी एक्स बाई डी एक्स ना मिल जाए, और जब तक वी में है तो डी वाई बाई डी वी, डी वी बाई डी वी। मतलब कि आप उसको तब तक अंदर अंदर डिफरेंशिएट करते जाओ जब तक, मतलब एक स्टेप किया इंटू दूसरा स्टेप किया इंटू तीसरा स्टेप, जब तक आपको लास्ट में वो वेरिएबल जो वन ना दे दे वो ना मिल जाए, है ना, मतलब खुद से डिफरेंशिएट होता हुआ। इसका क्या लॉजिक है देखो ध्यान से, ए एक्स प्लस बी की पावर एन है, अब इस ये y है, इसको डिफरेंशिएट करो तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर n बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये पूरी चीज़ का मेरे को अब समझ नहीं आ रहा मैं एक्सपेंड करूँ क्या करूँ। अब देखो ध्यान से, पर मुझे ये लग रहा है कि ये ना, अब पहले क्या होता था, x की पावर n होता था तब तो इजी था nx, पर ये ना अब कॉम्प्लेक्स हो गया कुछ, जो फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, अब सिंपल x नहीं है। तो अब आप इसको ना सीधे आंख बंद करके क्या अज्यूम कर लिया करो, कुछ रैंडम सी मान लिया करो, ठीक है। तो आप इस देखो मैंने क्या बोला, आप बाहर से डिफ्रेंशिएशन करना शुरू करो, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स है ना, तो मेरे को क्या दिख रहा है, मैं थीटा की पावर n, तो मैं इसको कर लूंगा n ए एक्स प्लस बी एन माइनस वन। अब देखो मैंने बाहर वाली ये n हटा दी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, अब मेरे पास अंदर ए एक्स प्लस बी बचा, तो इनटू, अब ए एक्स प्लस बी को मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये आगे आपको पता चलेगा, दो चीज़ें सम में है तो उसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, मतलब आप ए एक्स को अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो और बी को अलग डिफ्रेंशिएट। ए एक्स को डिफ्रेंशिएट करूँ क्या होगा, ये तो पीछे पड़ा है, ए एक्स को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ए बाहर आ जाएगा, ए क्योंकि कांस्टेंट है तो डी एक्स बाई डी एक्स वन, तो ये ए आ गया, प्लस प्लस आता डिफरेंशिएशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब बी तो कांस्टेंट है तो ये तो जीरो होगा, तो प्लस जीरो, तो ए आ गया, इसीलिए क्या होगा यहाँ पे आंसर ए एन ए एक्स प्लस बी एन माइनस वन, ठीक है। ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, आपको ये समझना पड़ेगा, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3, अगर आपने ये ट्रिक समझ ली ना कि उसको तब तक डिफ्रेंशिएट करते जाओ जब तक आप लास्ट वेरिएबल x को एक बार डिफ्रेंशिएट ना कर दो, जो आप जहां से शुरू किया है ना जिसके रिस्पेक्ट में करना है, मान लो आपको डी वाई बाई डी एक्स बोला है, तो जब तक आपको ये जो इनपुट है ये डिफ्रेंशिएशन में ऊपर आता हुआ ना दिख जाए वन होता हुआ, तब तक आप उसको डिफ्रेंशिएट करते जाओ, मतलब जब तक आप सिंप्लीफाई नहीं करते। जैसे यहाँ पे देखो क्या करूँ मैं, 3x प्लस टू की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं पहले बाहर वाली चीज़ को करता हूँ, उसके लिए मैं इसको इमेजिन करता हूँ, तो पावर रूल लगा दिया, 4 3x प्लस टू होल 4, इसको आप इग्नोर करो अभी के लिए, आप बस बाहर से ऐसे सोचो कि ये समथिंग x की पावर 4 ही है, 3 ये हो गया, इनटू सेकंड स्टेप, अब अंदर घुसो, 4 हट गया, ये वाली जो पावर वाला रूल था वो लगा दिया, अब इसके अंदर वाले को करो जब तक आप x तक ना पहुंच जाओ, तो अंदर क्या है 3x प्लस टू, इसको डिफ्रेंशिएट करो, पहले इसको करो प्लस इंटू इसको करो, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया, 3 इंटू एक्स क्या आ जाएगा 3 प्लस टू तो जीरो, तो 3 आ गया। अब क्या x डिफ्रेंशिएट हो गया, हाँ डी एक्स बाई डी एक्स, जब आपने 3x को डिफ्रेंशिएट किया तो 3 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स आ गया ना, तो बस मतलब यहाँ पे रुक जाओ, क्या है आंसर इसका 12 3x प्लस टू क्यूब, है ना, 12 इंटू 3x प्लस टू का क्यूब। क्या ये समझ आता है। नेक्स्ट आपको कुछ चीज़ें जो मैं पहले ही बतानी थी बट ठीक है, अगर दो चीज़ों का सम दिया हो f1 प्लस f2, ठीक है, दोनों फंक्शन ऑफ x हैं, तो आपको dy बाई डी एक्स पूछ ले, इसको बोल सकता हूँ मैं सम रूल, है ना, जो भी आपका 5th या 6th पॉइंट जो भी फॉर्मूला है। और देखो ध्यान से, आप कुछ नहीं करेंगे, अगर ये पूरा ऐसे दिया है तो आप इसको तोड़ लेंगे, तो पहले एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर दो प्लस इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, मतलब टुकड़ों में करके ऐड कर दिया, ठीक है। तो सेम आपका नेगेटिव भी मान सकता हूँ मैं, है ना, यहीं पे लिख दूँ, अलग से फॉर्मूला बनाने की नीड नहीं है। अगर f1 माइनस f2 होता तो dy बाई डी एक्स क्या होता, d ऑफ f1 बाई डी एक्स माइनस डी ऑफ f2 बाई डी एक्स। क्या ये समझ आता है। 7th आपका है प्रोडक्ट रूल, क्या है प्रोडक्ट रूल। अच्छा इसको कैसे करेंगे, ये बहुत सिंपल है, आपका दो चीज़ों का मल्टीपल दिया होता है, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन जी ऑफ एक्स, मतलब कि यहाँ पे कुछ मान लो एफ ऑफ एक्स में होगा एक्स क्यू प्लस 3x, वो पूरा इंटू, तो बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा, तो या तो उसको एक्सपेंड करके दिमाग लगाओ, है ना, तो उतना दिमाग नहीं लगाना है, उतना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की भी नीड नहीं होती है। यहाँ पे सिंपली क्या होता है, दिस इज, जब आप इसका डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो आपको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, मतलब कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, उसके साथ मल्टीप्लाई करो सेकंड फंक्शन विदाउट डिफरेंशिएशन, मतलब जो यहाँ पे लिखा वही, फिर प्लस
फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखो, सेकंड का डिफरेंशिएशन करके उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, ये नहीं समझ आया होगा ऑब्वियसली, है ना, पहली बार देख रहे हो आप लोग, तो इसको ना ट्रिक की तरह, ट्रिक नहीं है वैसे, लॉजिक है, बट क्योंकि आपको याद करानी, मतलब ये ट्रिक ना समझ के आप इसको याद करने का तरीका या समझने का तरीका कि आप फॉर्मुलेट कर पाओ। देखो y इज द फंक्शन एफ जी, आपको कुछ नहीं करना है, डी वाई बाई डी एक्स आपसे पूछ लिया कितने का मल्टीपल है, दो कितने फंक्शन का मल्टीपल है, दो का ना, तो बस जितने का मल्टीपल है उतनी बार ये सेम चीज लिख दो, दो का मल्टीपल है तो दो बार एफ जी प्लस एफ जी। अब क्या करो, एक बार स्टार्टिंग से डैश लगाते जाओ। डैश का मतलब क्या होता है, किसी एफ का डैश सिंपली होता है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जो भी वेरिएबल होगा उस एफ में, है ना। तो ये डिफरेंशिएशन का ही तरीका होता है, डिफरेंशिएशन कई तरह से लिखा जाता है ना। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स लिखा हो या चाहे वाई डैश लिखा हो, है ना, तो वो सेम ही बात होती है। तो यहाँ पे क्या, शुरू से लगाते जाओ, ये ऊपर बिंदी लगाते जाओ जो भी लाइन जैसी है। तो पहले एक बार एफ डैश पे लगाया तो जी पे नहीं लगेगा, अब सेकंड वाले उसमें एफ पे लग चुका है पहले ही, तो जी पे लग जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया, ठीक है। इसको ना एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, आगे हम एग्जाम्पल करेंगे इसके, है ना, कैसे होता है ये। तो इसका ना मेरे को आपको एक जनरलाइज ट्रिक बता रहा हूँ प्रोडक्ट रूल के लिए। अब हो सकता है ना कि कोई फंक्शन आपका एफ जी एच जे के, मतलब आपका y जो है बहुत सारे फंक्शन का मल्टीपल है। तो मान लो ये तो हमने बोला कि जब दो का मल्टीपल हो तो क्या करना है, कितने का मल्टीपल है, दो का, तो दो बार ये सेम चीज़ लिखो, ये बिंदी लगाते जाओ, हर पे सब पे एक एक बार आनी चाहिए, मतलब सबकी बारी आनी चाहिए। अब मान लो ये ऐसे हो, तीन फंक्शन का मल्टीपल हो, तो कितने का मल्टीपल है, तीन का, तो कितनी बार लिखोगे, तीन बार। जितने का मल्टीपल है उतनी बार इसको प्लस करके लिखो सेम चीज़ को, फिर बिंदी लगाते जाओ, पहले एक बार एफ पे लगेगी, यहाँ पे जी पे लगेगी, यहाँ पे एच पे लगेगी, सबको एक बार मौका मिलना चाहिए। ये बिंदी का मतलब क्या होता है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, बाकी को एज इट इज़ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब अगर एफ जी एच जे के होता तो कितने फंक्शन, पाँच, कितनी बार लिखोगे इस सेम चीज़ को, पांच बार, एक दो तीन चार पाँच प्लस करके, है ना। और बिंदी लगाते जाओ, पहले वाले में एफ पे आएगी, दूसरे वाले में जी पे आएगी, तीसरे वाले में एच पे आएगी, चौथे वाले में जे पे आएगी, पांचवें वाले में के पे आएगी। बाकी फंक्शन आपका जो दिए हुए नॉर्मल फॉर्म में विदाउट डिफरेंशिएशन आपका वैसे ही एज इट इज़ आ जाएंगे, है ना। नेक्स्ट आपका होता है कोशेंट रूल। क्या होता है, अच्छा कोशेंट रूल वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है, इसको मैं लिख सकता हूँ न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की पावर -1। तो ये तो प्रोडक्ट रूल का ही सही डिराइव होता है, बट आप ये सोचो कि कोशेंट रूल बहुत इजी होता है। लाइक अगर आपको दिया हो एक्स वाई समथिंग मान लो, या आपका यू बाई वी दिया हो, क्या दिया हो, वाई इज यू बाई वी, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे होता है, इसको मैं ऐसे याद करवाता हूँ आपको, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर आपको पता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, या इसको मैं एन डैश करके लिखता हूँ अभी, है ना, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, एक बार देखो, आपने डोंट ऐसे याद रख लो कि मतलब देखो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कौन सी ऐसी चीज़ है जो पहले आती है इंग्लिश में, डी। तो आप क्या करो, एक बार आपने डी लिख लिया तो डिनोमिनेटर एज इट इज, मतलब जो पहले लिखी उसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, इनटू बचा क्या, न्यूमरेटर, उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब यहाँ पे माइनस आएगा, अब एक बार डी पहले आए तो यहाँ पे एन पहले आएगा, फिर डी बाद में आएगा, डैश इस पे लगेगा क्योंकि एन पे लग चुका है, अपॉन ये डी दो बार है ना, शुरू में भी लास्ट में भी उसको डी का स्क्वायर कर दिया, मतलब एन भी दो बार है बट जो फर्स्ट और लास्ट में है ना। ये याद रखने तरीके होते हैं, हैक्स होते हैं, अदरवाइज आपको लॉजिक पता है, नहीं तो मैथ्स में पता चल जाएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज मतलब कि उसको बिना डिफरेंशिएट करे जो भी आपको न्यूमरेटर में लिखा हो उसको सीधे मल्टीप्लाई कर देना है, और जो डी डैश है वो डिफरेंशिएशन आपको पता ही है ना। नेक्स्ट ये था आपका कोशेंट रूल, क्या था ये, कोशेंट रूल। नेक्स्ट आपका होता है चेन रूल, पता है चेन रूल मैंने आपको अभी बता दिया पीछे, जब मैंने आपको बोला कि शुरू से शुरू करो और अंदर अंदर तक आपको जब तक वो सेम वेरिएबल आपका डिफरेंशिएट होता ना दिखे तब तक करते जाओ। अब इसका मैं बड़ा बेस्ट एग्जांपल आपको दे सकता था, जैसे आपको y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x दिया हो, ठीक है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अभी के लिए ना ये फॉर्मूला में ही होगा, आगे मैं इसको करूँगा, है ना, या मतलब आपके फॉर्मूला में दिया हुआ है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है, कॉस एक्स, क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। पता है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कि साइन एक्स का जो चेंज होगा ना, वो जो चेंज है ना, चेंज की वैल्यूज स्लोप,
उसको जब आप प्लॉट करेंगे ना तो उसका कर्व cos x की तरह आता है। ये बहुत ही डेप्थ में मैंने बोल दिया, बट ठीक है, इसको रहने दीजिए। तो अगर मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बता दिया तो क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो साइन ऑफ 3x। अब देखो ध्यान से, आपको ये तो नहीं पता साइन ऑफ 3x, बट आपको ये पता है कि ये समथिंग साइन ऑफ थीटा, अगर ये x होता तो इजीली साइन x का cos x होता, तो बस वही बोल रहा हूँ मैं। पहले इस पूरे को देखो, आपको जो इजी लगे, साइन ऑफ थीटा लग रहा है ना, तो इसको थीटा मान के आप क्या कर लो, कॉस ऑफ थीटा, थीटा क्या है 3x। अब बाहर की साइन हो गया, अब 3x पे जाओ इनटू, क्योंकि मैंने क्या बोला, बाहर से इनटू अंदर इंटू अंदर इंटू अंदर, है ना, मल्टीप्लाई करते हो। अब 3x का डिफ्रेंशिएशन करो एक बार, 3x का तो आपको पता है 3 बाहर आ जाएगा, x का तो 1, तो ये 3 आ गया। अब क्योंकि x का भी डिफ्रेंशिएशन हो चुका है यहाँ पे 3x की वजह से, तो यहाँ पे रुक जाओ। तो ये होता है चेन रूल आपका, है ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, अच्छा ये प्रॉब्लम आ गई, यहीं पे देख लो। अगर आपका y एज अ फंक्शन ऑफ u दिया है और फर्दर ये u सिंपल नहीं है, मतलब वेरिएबल नहीं है, ये u भी फर्दर फंक्शन ऑफ x है, तो आप अंदर तक उसको डिफ्रेंशिएट करते जाते हो। मतलब कि जो dy बाई डी एक्स होगा दैट विल बी, पहले आप किसको करोगे, मतलब इसको पता है एक्चुअली कैसे किया जाता है, देखो डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos 3x, सॉरी यहाँ पे ना dy बाई डी एक्स, तो ये है डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ 3x। अब आपको साइन थीटा का पता है, तो अगर मैं कुछ ऐसे कर दूं, x से तो नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जो साइन का फंक्शन है ना, वो साइन x इसकी इनपुट नहीं है, इसकी इनपुट है 3x, तो इसकी इनपुट क्या है, उससे डिफ्रेंशिएट करूँ 3x से, है ना, उसको मान के चलो मैं, तो ये तो हो सकता है, बट हमें तो चाहिए dy बाई डी एक्स। तो हमने जो ये एक्स्ट्रा किया ना, हमें चाहिए ये, इसको हमें डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कुछ क्या होगा, देखो पहले एक बार साइन 3x को डिफ्रेंशिएट किया 3x के रिस्पेक्ट में, फिर उस 3x को फिर से x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो अंदर तक जहाँ तक आपको सॉल्व होता है वहाँ तक आपको सॉल्व करना है, ये आपको मैं आगे भी बताऊंगा। अभी के लिए आप फिलहाल इसको इतना देख लो, हम इसको एंड में एक बार फिर से डिस्कस करते हैं, है ना। फिलहाल आप यहाँ चलिए, तो आपको क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स है वो आपको सॉल्व करनी है। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बहुत ईजी है, पावर रूल, एक्स क्यूब फर्स्ट वाले में, एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन, एन आगे 3x एन माइनस वन, 3 माइनस वन 2, तो 3x स्क्वायर आ गया, फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। अब रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, अब दिख नहीं रहा इजीली, तो ये सिंपली है एक्स की पावर हाफ, है ना, रूट तो पावर हाफ होता है। अब फिर से हाफ आगे आ जाएगा इंटू एक्स एन हाफ माइनस वन, इसको सॉल्व करो, है ना, ये तो आपको पता ही है, मतलब इसका एलसीएम लेके 2 1 जा 2, ये जाएगा माइनस हाफ, तो आ गया हाफ इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ। ठीक है, तो एक्स की पावर माइनस हाफ क्या हो जाएगा, 1/x की पावर हाफ, ये तो रूट आ गया, तो इसका मतलब ये कैसा आ गया आपका 1/2 रूट एक्स, है ना, डिनोमिनेटर मतलब 1/2 रूट एक्स। थर्ड ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका सम रूल है, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करो। a तो कांस्टेंट है, x² का हो जाएगा 2 बाहर, वो इधर आ जाएगा 2ax प्लस b इंटू एक्स का आ जाएगा 1 प्लस c का 0, तो ये आ जाएगा 2ax प्लस b, है ना। आपको ये प्रैक्टिस करना है खुद से। फोर्थ, अब ये मतलब आपका नेगेटिव में दिया है तो अलग अलग कर लो, फिर से 2 तो एज इट इज़ कांस्टेंट, एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, देखो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, और x 3 माइनस 1 2, तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन आपके फॉर्मूला में लिखा होगा, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही होता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ना, उसका डिफ्रेंशिएशन वही होता है। फिफ्थ आपका है 6 log ex। अब देखो ध्यान से, log e की पावर x है ना, log e की पावर x, अब देखो ध्यान से, ये होता है 6 इंटू लॉग ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, मतलब लॉग एक्स नेचुरल लॉग का डिफ्रेंशिएशन होता है 6 इंटू 1/x, एक सेकेंड सॉरी ये आपका ना ऐसे नहीं है, लॉग ई की पावर एक्स नहीं है, तो ये तो सॉल्व भी हो जाता है, ये तो एक्स आ जाता है ना, अगर नेचुरल लॉग हो तो, बेस भी हो तो, ये आपका ऐसे है, देखो ये मिसप्रिंट हो गया होगा, ये आपका बेस एक्स है, तो ये लॉग एक्स है सिंपली, है ना, इसको इग्नोर। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x माइनस, इसका हमने निकाला था 1/2 रूट एक्स, अभी अभी निकाला -0, तो ये आ जाएगा। क्या ये समझ आता है। अब मुझे एक बात ये बताओ, आपको ना एक फॉर्मूला में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दैट इज आपका ये वाला, कौन सा, इफ आपका y दिया है log ऑफ नंबर x बेस a, तो आपका डिफ्रेंशिएशन हमेशा क्या होता है, dy बाई डी एक्स विल ऑलवेज बी 1/x, ये तो सबको ही पता होता है, बट एक और चीज़ आती है यहाँ पे, log ऑफ e बेस a।
अब जनरली क्योंकि हम कॉमन लाइफ में आपको इसका डिफ्रेंशिएशन पूछा होता है ln x, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पुट करो dy बाई डी एक्स क्या होगा 1/x log, ठीक है, यहाँ पे a बेस क्या है e, तो log a यहाँ e, तो ये तो 1 ही होता है ना, e की पावर क्या डालूँ, ये है 1, इसीलिए आपका मतलब नॉर्मल बुक्स में कभी भी ये कवर नहीं होता है, ये एक्चुअल में ऐसे होता है ना, ये भी चीज़ आती है, टर्म भी आती है 1/x के साथ, बट क्योंकि नॉर्मल बुक्स में ये कवर नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपको जनरली ln x को ही डिफ्रेंशिएट करना होता है, ln में दिया होता है आपका फंक्शन, है ना, तो बस ये थोड़ा सा याद रखना है आपको कि कैसे आपको आगे log टू द एक बार उसका मतलब log लेना है, का लेना है विद रिस्पेक्ट टू द बेस जो कि फंक्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट, ये भी बहुत ईजी है, डी ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या करो अलग अलग कर लो, है ना, प्लस में दिया है, एक बार साइन एक्स कर लूँ प्लस एक बार कॉस एक्स कर लूँ, फॉर्मूला साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा, जो आपका इनपुट है आउटपुट वो सेम होनी चाहिए, मतलब आपका इनपुट और आउटपुट का जो फंक्शन है वो सेम वेरिएबल यूज करे तभी हो सकता है ये, अदरवाइज क्या लगता है, चेन रूल लगता है, क्या लगता है, चेन रूल, आपके पास अगर वेरिएबल सेम ना हो तो आप उस वेरिएबल को सेम लाने के लिए अंदर अंदर तक डिफ्रेंशिएट करते रहते हो, है ना, तो ये हो जाएगा, ये तो कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये आ गया। सेकंड, फिर से एक देखो, दो फंक्शन का सम है, इसको अलग से डिफरेंशिएट करो प्लस इसको अलग से, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स, क्या ही समझ आता है, ईजी है, ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ आएगी, अब यहाँ पे आप ये मत सोचना कि डी ऑफ साइन टी स्क्वेयर बाई डी एक्स, नहीं भाई नहीं, वही तो समझा रहा था, यहाँ पे जो इसका वेरिएबल है ना टी, वो टी है, तो जो चेंज आएगा वो टी के रिस्पेक्ट में आएगा, तो ये ऐसे होगा डिफ्रेंशिएट, ना कि एक्स, अगर एक्स में डिफ्रेंशिएट करना हो तो तब भी कर सकते हैं, बट लास्ट में एक डी टी बाई डी एक्स टर्म आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, वो चेन रूल लगता है कि आप पहले उसको एक्स के रिस्पेक्ट में कोई दिक्कत नहीं, साइन जैसे मान लो अगर आपको फिर भी एक्स के रिस्पेक्ट में करना ही पड़े तो क्या करोगे, ऐसे ही दिया हो तो इसको मैथ में बड़ा फैंसी करके बताया जाता है, बट वही है जो मैंने बोला, आपको जो दिखता है वो करो, अगर ये टी स्क्वेयर ना हो कि ये साइन एक्स होता तो आप क्या बोलते, कॉस एक्स, तो आपने बाहर इसको साइन को हटा दिया, अब एक बार अंदर टी स्क्वेयर है, अभी भी एक्स नहीं है, बट ये एक्स स्क्वेयर होता तो क्या होता है, 2 इंटू टी होता, इंटू, अब इस टी पे पहुंचे आप, अब इस टी को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मुझे एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वाली टर्म मिल गई, जो कि डी एक्स बाई डी एक्स ढूंढते थे हम, यहाँ पे वो आ नहीं सकता क्योंकि एक्स तो है ही नहीं, तो बस ये होगा आपका इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या ये समझ आता है, तो ये ईजी है, बट यहाँ पे तो वो दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे तो आपको क्या बोला है, इसको आपको टी के रिस्पेक्ट में, तो बस आपको कंफ्यूज करने को दिया है, आप कुछ मत करो, चेन रूल लगाओ, ठीक है, अंदर अंदर तक, पहले आपको पता है कि ये ना साइन ऑफ टी स्क्वेयर है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो आप इस साइन ऑफ टी स्क्वेयर को, इसका जो ये वेरिएबल है टी स्क्वेयर है, तो इसको आप टी स्क्वेयर में ही चेंज देख सकते हो, इनपुट और आउटपुट है ना, इनटू, अब क्योंकि आपको ये एक्चुअल में डी साइन टी स्क्वेयर बाई डी टी चाहिए, तो आपकी ये एक्स्ट्रा टर्म है, इसको एक बार ऊपर भी कर दो फर्दर, तो यही तो चेन रूल है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई ना उसको मैथमेटिकली फैंसी करके ऐसे लिखा जाता है, बट यू शुडंट बी फोकसिंग ऑन सच थिंग्स, है ना, अनटिल अनलेस आपको थ्योरी का बर्डन है, आपको मतलब स्कूल लेवल के एग्जाम्स में लिखना है, वो अलग बात है, उसके लिए आप लिख सकते हैं, अदरवाइज यू शुड हैव दिस थिंग इन योर माइंड दैट साइन टी स्क्वेयर को अगर आप डिफ्रेंशिएट करो, मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, साइन इंटू साइन ऑफ टी की पावर टू, टी की पावर टू, अब ये क्या होगा, देखो सिंपली क्या देखो, ये कुछ ना टी के रिस्पेक्ट में करना है आपको डिफ्रेंशिएट, अगर ये आपका टी होता मतलब साइन टी होता तब तो कॉस टी आ जाता, बट ये साइन टी स्क्वेयर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो दिख रहा है सबसे बाहर से अंदर जाना है, बाहर पे आपको साइन दिख रहा है तो बाकी इग्नोर कर दो, साइन थीटा तो कॉस थीटा हो जाता, इनटू, अब साइन वाला सॉल्व हो गया, अंदर चलो टी स्क्वेयर क्या होता है, टी स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, पावर रूल लग जाएगा 2t, अब उसके बाद फर्दर एक बार अंदर चलो तो टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी वो तो 1 ही है, कोई जाने का मतलब नहीं बनता, इसीलिए यहाँ तक हो जाएगा ना, तो ये आंसर आ गया कॉस टू स्क्वेयर इंटू 2t फर्स्ट वाले का। सेकेंड आपका क्वेश्चन है ई की पावर साइन टी, ई की पावर साइन टी, क्या करो, ये टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, अच्छा ये अगर ई की पावर टी होता तो इजी हो जाता, तो बाहर से आपको क्या दिख रहा है कि ई की पावर टी दिख रहा है तो उसको वैसे ही लिख लो, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर टी का ई की पावर टी, इनटू, एक बार अंदर चलो जो रखा है साइन टी क्या होता है कॉस टी, एक बार और अंदर चलो
कॉस के अंदर, इस साइन के अंदर क्या है, फिर साइन हो गया, ई हो गया, टी पे चलो, डी टी बाई डी टी तो 1 होता है बस। तो ये आ गया ई की पावर साइन टी इंटू कॉस टी। क्या ये समझ आता है? थर्ड आपके पास क्वेश्चन था साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है ना, एक सेकंड, सॉरी थीटा है, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है ना। तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये साइन ऑफ दिस पूरा है, आपको तो क्या दिख रहा है कि भाई अगर ये साइन ऑफ टी हो जाए तो मजा आ जाए। तो बाहर से चलो, पहले बाहर वाला सॉल्व करो, तो कॉस ऑफ दिस पूरा, आपको टी मिल जाएगा, लास्ट में टी मिलना चाहिए बस, इनटू, अब यहां भी क्या है, ये तो फंक्शन प्लस दिया हुआ है, ओमेगा इंटू टी क्या हो जाएगा, ओमेगा है ना, इनटू इस पूरे को ध्यान रखना, पूरा ब्रैकेट में सॉल्व होगा, प्लस है ना, डी ऑफ थीटा, थीटा तो कांस्टेंट होता है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो, और हाँ जीरो हो जाएगा ना। तो ओमेगा इंटू टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी टी है ना। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा इंटू ओमेगा है डी टी बाई डी टी वन। तो ये हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव थीटा, सॉरी है ना, बार बार फाइव बोल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले पॉज लीजिए, या तो होमवर्क में इसको सॉल्व कीजिए, और अभी मैं इसको सॉल्व भी कर रहा हूँ, बट इसको आप एक बार पॉज लेके होमवर्क करके सॉल्व करके उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिए ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अगर आपसे हो गया तो आपकी प्रैक्टिस होगी। सबसे पहले यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, काफ़ी सारे फंक्शन है, ऊपर से वो डिवाइड करके दिया हुआ है, कुछ नहीं है। क्या ये सबसे पहली बाहर से मुझे चीज़ क्या दिख रही है, ऊपर अलग से नहीं जा सकता, नीचे अलग से नहीं जा सकता, डिफाइन नहीं है। सबसे पहले मुझे दिख रहा है कोशेंट रूल, क्या दिख रहा है, कोशेंट। तो डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये लगाना आना चाहिए। ठीक है, तो इसको लगाते हैं ध्यान से। तो आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ एक्स प्लस 20। ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज, मतलब उसको एज इट इज लिखना है, उसको चेंज नहीं करना है, ये लिख दिया, इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, अभी के लिए मैंने इसको ऐसे लिखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, अब न्यूमरेटर एक बार एज इट इज विदाउट डिफरेंशिएशन उसको लिखो, इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है ना, डैश करके अपॉन डिनोमिनेटर का, ये क्या ये समझ आता है सबको? तो क्या करूँ मैं, कर लो सॉल्व। न्यूमरेटर फर्स्ट वाले में क्या है, ये तो एज इट इज है, इसको डिफरेंशिएट करो, इस पूरे को प्लस करके दिया हुआ है ना, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ये हो गया डिफरेंशिएट, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, क्योंकि ये हम नेचुरली मांगते हैं, नेचुरल ही मानते हैं इसको, तो लॉग ई जो टर्म होती है वो आपको 1 आ जाती है ना, तो आपको इसको ध्यान नहीं देना है, प्लस 20 कॉन्स्टेंट 0, तो ये आ गया डिफरेंशिएशन अपॉन लॉग एक्स प्लस 20 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास लॉग ऑफ एक्स प्लस 20 इंटू 2x प्लस ई की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स इंटू 1/x अपॉन लॉग एक्स प्लस 20 का होल स्क्वायर। क्या ये समझ आता है? तो आपका आंसर क्या होगा, ये आपके पास आ चुका है ना। आप इसको खुद से भी ट्राई कीजिए एक बार, आपसे ये सॉल्व होना चाहिए, आगे इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, बट ठीक है यहाँ तक कर लिया, उसके बाद इसको नीड नहीं है सॉल्व करने की, है ना। ऑप्शंस वगैरह अगर एमसीक्यू होता तो कर भी लेते, है ना। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। अब जो लास्ट मैंने एक चीज़ बतानी थी कि इसका यूज़ कहाँ होता है, यूज़ वहीं होता है जो मैंने आपको पहले बताया था, स्पीड, एक्सलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, ये सब चीज़ें फिजिक्स में काफ़ी जगह यूज़ होगा आपका, डिफरेंशिएशन, आगे इंटीग्रेशन भी आएगा वो भी, है ना। टॉर्क, है ना, टॉर्क एंगुलर मोमेंटम, जैसे टॉर्क आपका होता है DL/dt, है ना, एंगुलर मोमेंटम। फोर्स आपका होता है dP/dt। ये क्या होता है ना, ये अभी आपके काम की चीज़ नहीं है, लेक्चर्स की बातें हैं, इसको आप ऐसे सोचो कि मैं आपको जीरो से समझाऊंगा, बट शायद आपने ये न्यूटन सेकेंड लॉ तो पढ़ा ही होगा, है ना, 9th में। फोर्स मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, है ना। तो ये आपको पता होगा, बाकी हम आगे देख लेंगे, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच, है ना। स्टे ट्यून्ड, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप क्या कीजिए, अपना होमवर्क कीजिए, इन सबको प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए, और आपके पास जो भी आपके पास रेफरेंस बुक्स हों, जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल हो, NCERT हो, उसमें से जितने भी डिफ्रेंशिएशन के नॉर्मल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिए। और अगर कोई किसी चीज़ में दिक्कत आती है तो कमेंट में आप उसको डाल सकते हैं, बुक और बुक का पेज नंबर डाल के, ताकि मैं उसका आपका
आपको नेक्स्ट वीडियो स्पेसिफिक बना के डाल सकता हूँ, है ना। तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, है ना। अपनी जर्नी ऐसे ही जारी रखें, जो भी आपकी पढ़ाई है, जो भी आपका गोल है, उसके पीछे रोज़ कंसिस्टेंटली मेहनत करें, बस उतना ही चाहिए होता है, एंड यू विल बी देयर सून इनफ, है ना। थैंक यू सो मच।